हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन और अमन्स मैथमेटिका के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम लोग क्लास 5 के फर्स्ट टर्म में ये लेसन पढ़ा करते हैं हमेशा से, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज क्लास 5 के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर ये एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 5 के लिए ही, क्लास 5 के लेवल तक का मैंने सब कुछ इसमें कवर अप किया है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, वैसे ही मैंने आज भी अपने कुछ सब टॉपिक्स तैयार किए हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। आशा करता हूँ कि आपको सारे सब टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, फैक्टर्स कहते हैं कि जब कोई नंबर है, सपोज करिए कोई नंबर है 24, कोई भी नंबर होता है तो उसका फैक्टर वो सब कहलाता है जो उस नंबर को पूरी तरीके से काट सके, डिवाइड कर सके। तो ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर 24 किन किन नंबर से डिविजिबल है। डिविजिबल होना मतलब होता है रिमाइंडर ज़ीरो हो जाना, तो उसको उसका फैक्टर कहेंगे। जैसे 24 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में 24 आता है। किस किस के टेबल में आता है ये भी कह सकते हैं। 2 के टेबल में 24 आता है, फिर 3 के टेबल में 24 आता है, फिर अब उसके बाद अगर बात करें 4 के टेबल की, तो 4 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। उसके बाद करें 5 की, 5 के टेबल में नहीं आता 24। 6 में आता है। उसके बाद ये हो गया, 6 हो गया। फिर 7 में नहीं आता है। 8 में आता है, ठीक है। अब उसके बाद 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 के बाद सीधे 24 में आता है। तो इस तरीके से करके हम लोग ये कह सकते हैं कि 24 का ये सारा नंबर जो डिवाइड कर रहा है इस 24 को पूरे तरीके से, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। सीधी सी बात समझिएगा कि 24 का फैक्टर वो नंबर कहलाएगा जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। उसी तरीके से मैं किसी और नंबर का अगर बात करूं, मान लीजिए ये नहीं, 25 का कौन कौन सा फैक्टर है। 25 किस किस के टेबल में आता है। 25 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है। बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, एकदम लीस्ट से 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 9 10 में नहीं आता है, 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से करते 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 ये डायरेक्ट 25 में फिर आएगा। तो इसलिए ये क्लियर हो गया कि 25 का जो फैक्टर है वो क्या है, 5 और 25। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमसे फैक्टर पूछा जाए तो सीधे सीधे हम उन नंबर्स को निकाल के दिखा देते हैं जो नंबर्स उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर सीधा से हो गया कि एक वो नंबर्स जो उस नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर सकें, उसको फैक्टर कहते हैं। हमारा अगला जो हेडिंग है वो है मल्टीपल्स। हमारा अगला हेडिंग जो है वो है मल्टीपल्स। देखिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स हमने समझ लिया, मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स सीधे सीधे आप टेबल कह लो। अगर आपको कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है और कहा जाता है कि उसके मल्टीपल्स लिखिए, तो सीधे आप उस नंबर का टेबल लिख दो, तो सबसे बेटर है। जैसे अगर आपको मैं बात करता हूँ कि 9 का मल्टीपल क्या है, 3 का मल्टीपल क्या है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो 4 का मल्टीपल क्या है। मैं अभी छोटे नंबर से आपको वो लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने बात किया कि मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो कहने का मतलब, मल्टीपल्स मतलब कि अब उन नंबर को लिखिए जिनको ये पूरे तरीके से काटता है। फैक्टर्स में क्या था कि वो ये नंबर होता था और उसको काटने वाले इधर होते थे, जो जो उसको डिवाइड कर सकते थे। और अब इसमें मल्टीपल्स में क्या होता है कि वो नंबर यहाँ पर है जिसको काटना है, और जिस को काटना है उसको आगे लिखना है। मतलब उसका टेबल अब आगे लिखेंगे। तो 9 किस किस को काट सकता है। 9 1 9, 9 को छोड़ देंगे। उसके बाद अगला चलेंगे 18 27 36 45 54
एंड सो ऑन, इस तरीके से करके आगे बढ़ता जाएगा जितना टेबल इसका आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही 4 के में अगर आएंगे तो 4 2 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ गया। 4 के टेबल में भी जो 4 का टेबल होगा वो उसका मल्टीपल कहला जाएगा। ठीक है, 9 का टेबल जो होगा वो उसका मल्टीपल कहला जाएगा। अब 3 का जो टेबल होगा वो उसका मल्टीपल कहला जाएगा। ये इस तरीके से उसका मल्टीपल कहला गया। 9 का मल्टीपल ये कहला गया, 4 का ये कहला गया, 3 का ये कहला गया। अगर आप गौर करें तो ये 9 जो है इन सारे नंबर्स को पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। 4 इन सबको कर सकता है, 3 इन सबको कर सकता है। तो यही होता है मल्टीपल। कोई एक नंबर किन किन नंबर को डिवाइड कर सकता है पूरे तरीके से, तो वो नंबर जो जो जिसको डिवाइड कर सकता है वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा हेडिंग है वो ऑड नंबर और इवन नंबर है। ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होता है? देखिए, इवन नंबर नंबर्स which are divisible by 2, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से करके। ठीक है, अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर नंबर्स which are not divisible by 2, मतलब वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से करके। ठीक है, इवन नंबर क्या होंगे? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला है हमारा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यहाँ पर समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, प्राइम नंबर कहते हैं नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 का कितना फैक्टर होगा? 2 को मतलब कौन कौन सा नंबर काट सकता है? 2 को 1 काट सकता है और 2 काट सकता है, उसके अलावा कोई नहीं काट सकता। वैसे ही 3 को 1 और 3। मैं बात करूँ 7 की, तो 7 भी 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है 7 के टेबल में। तो वो नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ठीक इसी का उल्टा होगा। कंपोजिट नंबर ठीक इसका होगा नंबर विच है ग्रेटर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर्स जिनके 2 से, ये 2 फैक्टर थे, तो अब वो नंबर्स होंगे यहाँ पे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 की, 6 की, तो अब ध्यान से देखिएगा 4 किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। देखिए 2 से ज़्यादा हो गया इसका फैक्टर, इसलिए कंपोजिट नंबर कहला गया। 6 किस में आता है? 1 में, 2 में, 3 में, 6 में। अगर मैं बात करूँ 16 की, 1 में, 2 में, 4 में, फिर उसके बाद 8 में, फिर उसके बाद 16 में। इस तरीके से 2 फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ट्विन प्राइम और को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है और को प्राइम क्या होता है?
तो अब देखिए अपना अगला हेडिंग जो है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है कि दोज प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2, मतलब वो प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2 होते हैं। तो जैसे 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है ना, ये दोनों के प्राइम नंबर, ये दोनों के दो ही फैक्टर होते हैं। 3 के भी दो ही फैक्टर होता है 1 और 3, और 5 का भी दो ही फैक्टर होता है 1 और 5। ठीक है, अगला जब एक एग्जांपल और लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया नहीं 5 और 7, ये भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद और कौन सा ले सकते हैं, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर हैं। और इनको अगर ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसको कहते हैं ट्विन प्राइम। अब अगला है हमारा को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम किसे कहते हैं? देखिए, को प्राइम कहते हैं जब किसी दो प्राइम का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, उसको हम को प्राइम कहते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। किन्हीं दो नंबर्स का व्हेन कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स आर 1, then it is called को-प्राइम। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबर्स होंगे वो प्राइम ही होने चाहिए, वो कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 3 की और 8 की, तो आप ध्यान दीजिए कि 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन सा है, 1 है और 3 है। 8 के कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद 8 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए 3 और 8, मतलब जिसमें सिर्फ 1 जो कॉमन होंगे उसको लेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 2 की और 9 की, तो 2 और 9 में भी कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। तो इस तरीके से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि को प्राइम, प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड, सारे नंबर्स हम लोग को क्लियर हो गए। अब जो हमारा मतलब टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कई बार हम लोग को नंबर दे दिया जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से करके हम लोग को नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कोई नंबर हमको दिया गया, कोई भी नंबर दे दिया गया, एक नंबर हमारे सामने लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा इस नंबर को बिना डिवाइड किए हुए, इस नंबर को बिना डिवाइड किए हुए हमको ये बताना है कि ये नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है कि बिना डिवाइड किए भी बताइए कि ये 2 से डिविजिबल है, या दे सकता है 4 से डिविजिबल है, बिना डिवाइड किए बताना है। तो उसी चीज़ को समझना है कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, इसमें मैं लूँगा 2 को, 4 को और 8 को, क्योंकि इन तीनों का एक तरीके से सेम होता है। 2, 4, 8। 2 के टेबल में अगर 2 चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई भी नंबर अगर है, कोई भी नंबर है, चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका 1st डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, या ये कह लीजिए कि लास्ट डिजिट जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा, सपोज़ करिए मैं एक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 2 से ऐसे चेक करते हैं।
सिर्फ लास्ट डिजिट को देख लेते हैं, अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। सपोज़ करिए 7 है यहाँ पे, तो 7 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आँख से देख के बता दिए कि डिविजिबल नहीं है 2 से। अब वैसे ही चलते हैं 4 पे, तो 4 पे क्या करते हैं, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4 से इसका लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए डिविजिबल। जैसे 2 से 1 था, 4 से 2 डिजिट होना चाहिए, दोनों 4 के टेबल में आना चाहिए। 37 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अगर वही 36 होता तो हो सकता था, लेकिन 37 4 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 37 मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और 8 में लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। जैसे 2 के टेबल में 1 को लेते हैं, 4 के में 2 को लेते हैं, और 8 में 3 को लेते हैं, कि लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आने चाहिए। अगर 937 8 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से 2 4 और 8 का हमको क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ 2 4 और 8। 2 4 और 8 को हमने समझ लिया कि 2 4 और 8 का कैसे होता है। 2 का होता है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, और इसका 4 का होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, और 8 का होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अब ये हो गया। अब हम इसको आप लोग अपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और अपनी अपनी कॉपी पे तुरंत से नोट डाउन करिए। मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी कॉपी पे नोट डाउन करने का आदत डालिए आप लोग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉपी पे होना, क्योंकि देखकर हम लोग चीज़ों को याद नहीं रख पाते उतना। उसको लिख के रखेंगे तो बाद में उसको पलट के कॉपी को भी खोल के देख भी सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी आप लोग के लिए एक बेनिफिट की बात ये है कि अगर आप इस चीज़ को कॉपी पे अभी से नोट डाउन करके रखते हो तो इन फ्यूचर आपका स्कूल जब भी खुलता है तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रेडी होगा, जिस नोट्स को देखकर आपके टीचर भी आपसे अट्रैक्ट होंगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है छुट्टी में, पूरे मतलब कि छुट्टी में बच्चे ने इतना मेहनत किया है कि एक पूरा प्रॉपर नोट्स बनाया। और मैं कहता हूँ कि सपोज़ करिए आपके बुक में 12 लेसन है टोटल। ठीक है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर स्टडिंग ओनली 4 लेसन्स इन योर होल लॉकडाउन पीरियड, अगर आप पूरे लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ 4 लेसन भी पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। ज़रूरी नहीं है, देखिए एक वर्ड होता है क्वालिटी एंड अनदर वर्ड इज़ क्वांटिटी। एक वर्ड होता है क्वालिटी और दूसरा शब्द है जिसका नाम है क्वालिटी। दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब उसकी जो उसका मतलब एक कह लीजिए कि कितना अच्छा है कोई चीज़, या मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मतलब उसको शुद्ध हिंदी में मैं अभी नहीं बता पाऊँगा क्या कहते हैं, बट उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या अंतर होता है। जैसे कि सपोज़ करिए कि आप चावल खा रहे हो, ठीक है, आपने चावल की क्वांटिटी को देखा, उसकी मात्रा को देखा। सपोज़ करिए आपको इतना सा चावल आपको खाना था, तो आपने देखा कि बहुत ढेर सारा चावल है, तो वो हो गया उसका क्वांटिटी। तो आप बड़े खुश हुए कि अरे क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। पर अगर वो चावल उतना अच्छा नहीं है, वो चावल खाने में उतना अच्छा नहीं है, बट वो बहुत ढेर सारा आपको मिलेगा खाने को। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई दूसरा बहुत फाइन क्वालिटी का चावल खाने के लिए आपको मिला, जिसकी कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका मतलब जो एक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा उम्दा है, और लेकिन वो मात्रा में बहुत कम है। तो आप खुद से सोचो कि जब आपको गंदी चीज़ कोई, अगर आपको सपोज़ करो कोई मिट्टी ही खिला रहा है, मिट्टी की क्वालिटी क्या होती है, सबसे गंदी होती है ना। तो मिट्टी को क्वालिटी के ना देखकर आप क्वांटिटी के हिसाब से खूब सारा खा लो, और कोई अच्छी चीज़ को की जिसकी क्वालिटी है और उसकी क्वांटिटी पे आप मतलब उसको बिना देखे हुए उस अच्छी चीज़ को खाओ, भले वो थोड़ा सा ही है। तो दोनों में कितना अंतर है, तो यही होता है क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर। तो हम लोग को पढ़ाई क्वांटिटी में नहीं करना है कि ढेर सारा लेसन पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, आता जाता कुछ नहीं है, ऐसा पढ़ाई नहीं करना है कि खूब पूरा बुक ही ख़त्म कर गए लॉकडाउन में लेकिन कुछ एक शब्द नहीं आ रहा है। हम लोग को पढ़ाई ये करना है, हम लोग को पूरे लॉकडाउन में ये लेके चलना है कि हमको अपने इस बुक का सिर्फ 4 लेसन पढ़ना है, मान लीजिए सिर्फ 4 लेसन मैथ्स का। लेकिन उस 4 लेसन में से कोई भी टीचर कहीं सब से भी कोई क्वेश्चन एक भी पूछ दें किसी भी बुक से, तो हमको आना चाहिए। मेन पॉइंट ये होता है
कि उस 4 लेसन से कहीं सब से भी कुछ भी पॉइंट उठा के पूछा जाए तो हमारे मुंह पर तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी। कोई भी चीज़ रटना नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन ऑड नंबर क्या होता है, नहीं। समझना है कि हाँ, जो 2 से डिविजिबल होता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर मतलब हो गया कि जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से करके आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है किसी चीज़ को। और जब जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो ये मेरा 100% गारंटी है आपके साथ कि आप उस दिन मैथ्स में सफल हो जाओगे। क्योंकि मैथ्स में अक्सर हाँ बच्चे क्या करते हैं, रटने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके कई क्लासमेट्स होते हैं, सोचते हैं मैथ्स के टाइम पे पेपर में क्या करेंगे कि क्वेश्चन को रट के चलेंगे ना यार, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को रट के चलेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे पेपर में एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है क्वेश्चन ही पलट गया। तो सबसे बड़ा मेन यही फैक्टर होता है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब का नोट्स बनाना शुरू करिए अपने अपने कॉपी पे, और उसके बाद अपने अगले नंबर की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर मैं ले रहा हूँ 3 को और 9 को। मैं जो नंबर एक साथ ले रहा हूँ उसका कुछ कारण है, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि जिसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, ये जो थे एक साथ, तो ये इसका में सेम थे, इनके प्रोसेस सेम होते हैं। अब देखिए, मैं कोई नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 3 9 8 7 8 9 3। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब इन सबको जो सम है, इन सब का सम मतलब क्या, इन डिजिट्स को आपस में ही जोड़ देंगे, हर एक डिजिट को आपस में प्लस कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे मैं जोड़ के देखता हूँ, 9 3 12, 12 8 20, 27, 27 3 30 और 38। क्या 38 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये काट देंगे यहाँ पे, तो ये कट गया कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब सेम प्रोसेस 9 के टेबल में भी करते हैं, और जो हमारा सम करने पे जो आंसर आता है उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो 9 से डिविजिबल है, तो उसको भी कहते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। यही सेम डेफिनेशन होगा, बस उसमें 9 होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, कि जितने भी इसके डिजिट्स के सम हैं, मान लीजिए इसका सम जो था 38 हमने निकाल लिया पहले ही, तो क्या 38 9 के टेबल में आता है? 38 9 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि ये 9 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। मतलब जो डिजिट्स होंगे उसका सम निकाल लेंगे, सम निकालने के बाद देखेंगे कि क्या वो 3 के टेबल में अगर बोला गया तो 3 के टेबल में आता है, अगर आता है तो ठीक है डिविजिबल है। अगर बोला गया कि 9 के टेबल से चेक करिए तो 9 के टेबल में वो आता है सम, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं डिविजिबल है, और अगर आता है तो हाँ डिविजिबल है, ठीक है। इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेशंस जो मैंने लिखे हैं वो भी लिख लीजिएगा। अब हम अगला जो नंबर लेंगे वो है, मैं लूँगा 5 और 10। अपने पास अब कौन कौन सा नंबर बचा है? 5 6 10 11। तो अब मैं लेता हूँ क्या, 5 और 6, अरे सॉरी 10 बोला था ना मैंने, 5 और 10। देखिए when last digit of any number is 0 or 5, it is divisible by 5। मतलब समझे, कोई सपोज नंबर ले लिया, कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले लूँ, बड़ा से बड़ा नंबर ले लूँ चाहे छोटा छोटा ले लूँ, उसके लास्ट डिजिट को आपको देखना है। अगर आपको बोला गया 5 से चेक करने के लिए, तो अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। वैसा ही 10 के टेबल में आएंगे तो व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ एनी number is divisible by, when last digit
इज़ ज़ीरो, इज़ ज़ीरो। 10 के टेबल में होता है कि सिर्फ ज़ीरो होना चाहिए। 10 के टेबल में इफ़ लास्ट डिजिट इज़ ज़ीरो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। मतलब कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ज़ीरो है तो वो अगर 10 से चेक करना है तो उसके लिए लास्ट डिजिट ज़ीरो होना चाहिए, और 5 से चेक करना है तो 5 या 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि 5 या 0 होना चाहिए और इसमें सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि ये किस तरीके से है, तब मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। ये हो गया। अब चलते हैं अपने अगले डिजिट की ओर, जिसका नंबर मैं ले रहा हूँ 6। मैं 6 को बस ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। देखिए 6 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो बहुत आसान है। अगर आपको 2 और 3 का आता है, 6 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से 6 बनता है। तो कोई भी नंबर है, अगर आप इसमें पहले आप 2 से चेक करो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है फिर आप 3 से चेक करो 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर, अगर है। मैंने आपको दोनों का मेथड पहले बता चुका है कि 2 से कैसे चेक करते हैं और 3 से कैसे करते हैं। तो 2 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ठीक, फिर 3 से डिविजिबल है तो भी ठीक। तो दोनों से अगर डिविजिबल है तो ये दोनों नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 से भी एक डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से होगा। अगर सपोज ऐसा केस आता है कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दोनों होना चाहिए, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। और अगर दोनों से नहीं है, किसी एक से भी मतलब कि नहीं है, तो वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 का। अब चलते हैं अपने लास्ट नंबर की ओर, जिसका है 11। 11 से कैसे होता है, 11 से क्या करने के लिए ना, उसके सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल्स टू 0 और डिविजिबल बाई 11। कोई ऐसा नंबर आना चाहिए। सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा नंबर है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। 11 से तो सम ऑफ, पहले क्या बोला, ऑड डिजिट। ऑड डिजिट मतलब एक ये है ऑड डिजिट है ये सारा, ठीक है। इसका सम करिए 3 + 4 + 8 + 7 माइनस करिए सम ऑफ इवन डिजिट। इवन नंबर पे जो है उसको लिख लीजिए। इन दोनों का इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिए, दोनों को माइनस करिए, तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो कोई भी एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 के टेबल में आता हो। तो ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 4 7 14, 14 और 8 हो गया आपका 22, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर हो गया 27, ये तो उल्टा ही जा रहा है, ये ज़्यादा हो गया, तो अब तो ये तो होगा ही नहीं ऐसा, ये नंबर ऐसा वैसे आपको आएगा भी नहीं इस तरीके से, ये उल्टा जा रहा है। तो ये यहाँ पे ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये इस तरीके से ये नंबर होगा ही नहीं। तो इसको जो माइनस करेंगे तो या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये जैसे आया हुआ 0, और या फिर डिविजिबल बाई 11, कोई भी एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो। तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 11 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उसके लिए मैं नंबर क्या ले लूँ, एक लंबा लाइन खींचेंगे ऐसा, ठीक है।
अब इस नंबर को सबसे छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले सबसे छोटा 1 को वो नहीं करते, 1 को नहीं टच करते हैं, 2 से करेंगे। चेक करेंगे क्या ये 2 के टेबल से डिविजिबल है ये नंबर। तो डिवाइड करके देखना होगा तो आप लोग बगल में डिवाइड कर लीजिएगा, या फिर मैंने अभी जैसे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बताया था वैसे भी करके देख सकते हैं। लास्ट डिजिट देखना है 2 से चेक करने के लिए कि 2 से डिविजिबल है, मतलब 8 तो डिविजिबल है ही, तो हाँ इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करके जो इसका क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। क्वोशिएंट निकालने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से चेक करेंगे। जितनी बार 2 से कटता जाएगा उतनी बार करते चलेंगे, जितनी बार 2 से के टेबल से कटता जाएगा उतनी बार उसको 2 के टेबल से काटते चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 आ गया अब हमारा यहाँ पर 27 आया। 27 को यहाँ लिखें, 2 के टेबल में 27 नहीं आता है तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 के टेबल में 9 बार में आएगा, फिर 3 के टेबल में 3 बार में आएगा, फिर 3 के टेबल में 3 जो है 1 बार में आएगा। जहाँ तक 1 आएगा फिर वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्लियर हो गया हमारा 1728 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब देखिए कैसे लिखते हैं। 1728 इज़ इक्वल्स टू 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं बात करूँ अपने अगले हेडिंग की, तो अगला हेडिंग जो है हमारा वो है HCF निकालना। तो देखिए HCF निकालने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और एक होता है डिवीज़न वाला। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना दोनों है। क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में, एग्जाम में अगर आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि फाइंड आउट द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बिल्कुल ऐसा होता है, और एक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो दोनों मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दोनों पढ़ लेना। उसके बाद आपको जो मतलब कि अच्छा समझ में आएगा आप उससे करिएगा। क्वेश्चन जैसे अगर आता है एग्जाम में तो आपको उसी से करना पड़ेगा, बट अगर नहीं आता, लिखा रहता है कि फाइंड आउट द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप किसी मेथड से आपको जिससे ईजी लगेगा आप उससे कर सकते हो। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग HCF के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब किसी भी नंबर का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि पहले फैक्टर क्या होता है ना, वो तो याद कर लें एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी। 2 का और 8 का सपोज करिए फैक्टर निकालिए आप। 2 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। 8 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। जो कॉमन है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, मतलब 1 में और 2 में हाईएस्ट कौन है, मतलब सबसे बड़ा। 2 बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिए, यही चीज़ कहलाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं 2 4 6 8 नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है उसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को फाइंड आउट ऐसे नहीं करते हैं, इसको 2 मेथड्स हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरे वाले का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये 2 मेथड से फाइंड आउट होता है। चलिए फाइंड आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, नंबर कौन सा ले रहे हैं, हम लोग नंबर लेंगे 44 36 और 60। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बताया कैसे कैसे करते हैं, आप वैसे ही करेंगे। 2 के टेबल में इसको 44 को काटेंगे 22 बार में,
फिर 2 से काटेंगे 11 बार में, फिर ये 11 का टेबल से खुद ही कटेगा एक ही बार में, क्योंकि 11 किसी और उनके टेबल में आएगा नहीं। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, 18 9 3 1 2 2 3 3, इसको करेंगे, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 2 के टेबल में आएगा नहीं है भैया, 3 के टेबल में आएगा 5 बार में, उसके बाद 5 के टेबल में आएगा ये 1 बार में, ये हो गया। ये इतना समझ में आ गया आपको? इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, तीनों नंबर्स का। अब मैं इन तीनों को करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो, इन तीनों नंबर्स को आप ऐसे लिख लेना है। अब तीनों में जितने भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस आए हैं आप उसको लिख लो। 2 2 11 आया था, पहले वाले का 44 का किया, 36 का किया था हमने, तो क्या आया था 2 2 3 3, 2 2 3 5, 2 2 3 5, इस तरीके से। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन क्या है? 2 है, 2 है। जो तीनों में आएगा उसको कॉमन कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच खेलते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा कॉमन किसको कहते हैं। कॉमन प्लेयर होता है ना, कि वो दोनों टीम की तरफ से खेलता है, दोनों टीम की तरफ से बैटिंग भी कर सकता है और दोनों टीम की तरफ से बॉलिंग भी कर सकता है। तो वैसे ही कॉमन का मतलब जो तीनों में आएगा, तो तीनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर इधर तीनों में 2 आ रहा है। अब अगर 3 की बात करें तो 3 3 2 में तो आ रहा है पर तीसरे में नहीं आ रहा है। वैसे ही 5 भी एक में आ रहा है, फिर आगे नहीं आ रहा है। 11 भी एक में आ रहा है, आगे नहीं आ रहा, तो वो कॉमन नहीं हो गया। तो बस अब हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद 2 हमारा नंबर मिला हमें कॉमन फैक्टर की तरफ से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम HCF निकालने के बाद फिर जो नंबर्स हमें मिले हैं, जितने भी कॉमन हमने सर्कल किया है उसमें से एक को ले लेंगे। 3 है तो उसमें से कोई एक को ले लेंगे, लिख देंगे 2। हमने किसको सर्कल किया है? 2 को सर्कल किया है, 2 को सर्कल किया। फिर अगला, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर अगला क्या सर्कल किया? 2 को सर्कल किया है। अब 2 2 ज़ा 4, ये हमारा आंसर है। इस पूरे उसका हमारा आंसर क्या हो गया? 4। कि HCF निकालना हुआ अगर हमको इन तीनों डिजिट्स का, तो उसका आंसर आ गया 4, कि 4 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेन इसको समझना। सबसे पहले आप समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को वापस पीछे भी जाके देख सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी सा है ये। देखो मैं बिल्कुल डिवाइड करता हूँ, बस स्टार्टिंग क्या करना है, छोटे से नंबर से डिवाइड करना है, छोटा से स्टार्ट करना है। अगर नहीं हुआ तब अगले पे जाएंगे, अगर नहीं हुआ तब फिर उसके अगले पे जाएंगे, लेकिन बड़े से स्टार्ट नहीं करना। ये नहीं कि आपको 5 से डायरेक्ट स्टार्ट करना है, पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 से चेक करना है, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा कोई बात नहीं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से करके। ठीक है, अगला जो मेथड है हमारा HCF निकालने का, वो हम ले रहे हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। मैं नंबर वही लेता हूँ। नंबर क्या है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चेक करके, ताकि दोनों केसेस में आपको ये समझ में आए कि आंसर सेम आता है कि नहीं। अब ये जो 3 नंबर्स हैं, हमें इसका HCF निकालना है। इसमें सबसे छोटे वाले नंबर को पहले ले लेते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर उससे बड़े वाले से को डिवाइड करते हैं उससे, 44। अब 36 से टेबल 44 आएगा नहीं, तो एक बार में क्या आएगा? 36 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 44 में 36 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जो 8 आया इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रिमाइंडर आया, तो यहाँ अब क्या आपको करना है कि आपको फिर से एक ये बनाना है डिवाइड का। उसके बाद आपको ऊपर वाले का डिविज़र ले लेना है, ये वाला पोर्शन आपको उठाना है और यहाँ रखना है। अब फिर 8 के टेबल में आप चेक करोगे 36 आता है, 8 के टेबल में 36 आता है। अगर 8 की बात की जाए तो 32 आता है 8 के टेबल में। कितने बार में आता है? 4 बार में। कितना आता है? 32। माइनस किया, 4 बच गया। अब फिर आप वही सेम काम करोगे, यहाँ पे ये करोगे और उसके ऊपर वाले का डिविज़र उठा लोगे, जहाँ पर से वो रिमाइंडर जिसका है उसका डिविज़र जो था, ये रिमाइंडर है तो उसका डिविज़र जो था आप उसको उठा के नीचे रख दोगे। अब चेक करो 4 के टेबल में 8 आता है? हाँ आता है। कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, और अगर 0 नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये 4 आ गया। अब आप यहाँ पे इस 4 को उठा लोगे, यहाँ रखोगे। रखने के बाद अब आप थर्ड जो नंबर बचा था आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, आपने 4 को 60 से वो करना है डिवाइड,
एक बार में 4 गया 20, 5 ये गया कट गया, ठीक है। अब आप देखिए जो लास्ट डिविज़र बचता है आपका वही आपका HCF कहलाता है। तो हमारा इससे ये क्लियर हो गया कि HCF जो है वो क्या हो गया 4 हो गया। HCF हमारा यहाँ पे 4 हो गया क्योंकि ये क्लियर हो गया कि लास्ट डिविज़र जो है हमारा वो है हमारा 4, ठीक है। डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसके डिविज़र से उसको डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे ही सेम काम करेंगे, करते करते नीचे जाएंगे, वहाँ 0 आ जाएगा। तो जो लास्ट डिविज़र है उसको उठा के अगले वाले नंबर के लिए रखेंगे और अगले वाले को वैसे ही डिवाइड करेंगे। फिर वहाँ पे जहाँ पे 0 आ गया तो जो रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिविज़र होता है वही हमारा HCF कहलाता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है HCF में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो इसके पहले वाला था उसमें हम लोग को सब कुछ क्लियर होता है, सामने सामने दिख रहा होता है। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है आपको शायद कन्फ्यूज़न आ जाए कि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज हो जाए कि आपको कहाँ डिवाइड करना है, किसके रिमाइंडर से किसके डिविज़र से, या कौन सा नंबर पहले लेना है, कौन सा क्या लेना है। तो कुछ नहीं, अगर आपको नंबर्स सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले कौन सा यहाँ रखें तो सबसे छोटा रखेंगे, फिर उससे जस्ट बड़े वाले से डिवाइड करेंगे और सबसे बड़े वाले को अंतिम में करेंगे, ऐसा करके करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF निकालना हमने सीख लिया। अब हम निकालना सीखेंगे LCM कि LCM कैसे निकालते हैं। LCM देखिए क्या होता है। LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल अभी हम लोग ने पढ़ा था, अभी हम लोग ने सबने मल्टीपल पढ़ा था। अब मैं बात करता हूँ वैसे मल्टीपल, इसमें आपको HCF समझाया था वैसे मैं आपको मल्टीपल समझाऊंगा। सपोज़ करो मैंने बोला 3 और 6 का LCM निकालना है आपको। पहले आप मल्टीपल्स लिखो 3 के मैंने मल्टीपल लिखा 6, 9, 6 का मैंने लिखा ऐसे। अब आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर आप गौर से देखोगे तो 12 कॉमन है। हाईएस्ट तो भी और आगे भी जा सकता है, अभी दोनों का मल्टीपल तो भी अनंत काल तक जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 3 का टेबल तो हम कई बार पढ़ सकते हैं। अभी तो हाईएस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा नंबर कॉमन आ गया। सबसे पहले 12 के पहले कुछ भी कॉमन था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था। तो 12 जो हो गया इसका क्या हो गया, LCM हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, और मल्टीपल्स जो हम लोग ने निकाले हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से क्लियर होगी। हमें 2 नंबर्स जो होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 जितने भी, तो उनके मल्टीपल्स के जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा LCM कहलाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा था। LCM निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, उसको आप जान लीजिए। पहला मेथड होता है, इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है उसका नाम होता है डिवीज़न मेथड। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। मैं नंबर जो लूँगा दोनों के लिए नंबर एक ही लूँगा ताकि आपको क्लियर हो। 15, 12, 15, 20 और 27, इन 4 का हमको LCM निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताता हूँ, जिसे मैंने पहले HCF बताया था। HCF का जो पहला वाला मेथड था, सेम वैसा ही मेथड इसको यूज़ करूँगा। 12, 15, 20, 27। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगा जिससे आपको आगे के लिए इजी रहेगा सॉल्व करने में। इसको 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में आता नहीं है तो 3 पे जाएंगे, 3 में 5 बार में आता है, 5 में से कट गया। फिर 2 से चेक करेंगे, ये गया 10, 5, ये 1, ठीक है। अब इसको 3 के टेबल से चेक करेंगे, 9 बार में, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, ये हो गया। अब सेम जैसे HCF में हम लोग लिखते थे वैसे ही यहाँ भी लिख देंगे। अगर बारह, 15, 20, 27, 12 में 2, 2, 3, इसमें 2, 3, 5,
इसमें 2 2 5, इसमें 3 3 3, 2 2 5, इसमें 3 3 3। अब आप इन तीनों का क्या करो कि अगर आपको इन तीनों का कॉमन निकालना है, सबसे पहले आप इन तीनों का कॉमन निकालो कि चारों में, सॉरी 3 मैं बोल रहा हूँ, चारों में कॉमन कौन सा है जो चारों में आ रहा है। तो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो तीन यहाँ है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें, 3 उसमें। चलिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। बड़ी ही अजीब सी बात है कि मैंने जो नंबर सेलेक्ट किया है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मुझे मिल रहा है, क्योंकि 2 भी सब में नहीं आ रहा, 3 भी सब में नहीं आ रहा, 5 भी सब में नहीं आ रहा है। तो कॉमन अगर मिल जाता इन केस तो कॉमन कर लेते और उसको वैसे ही एक करके यहाँ लिख देते, और उसके बाद जो नंबर भी उसके बाद बचता जो कॉमन नहीं था उन सबको एक एक करके सबको लिख देते। तो अब मैं वही काम कर रहा हूँ। सपोज़ करिए यहाँ कॉमन तो है नहीं, तो मैं जो ये नंबर सब बच गया ये कॉमन नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ उसको आप ध्यान से लिखिएगा। 2 × 2 × 3 ऊपर का, फिर नीचे का, इंटू 3 × 5 इंटू उसके नीचे का 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, फिर उसके नीचे का 3 × 3 × 3। सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम कहला जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 4 × 9 × 10 × 10 × 27, 36 × 27 × 100। ये जो भी नंबर आएगा यही इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, ये जो नंबर आएगा यही इन चारों का एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन कुछ मिला नहीं। ज़रूरत पड़ा अगर मुझे तो मैं आगे ही बताऊंगा कि आपको एलसीएम, ये तो मैंने क्या ऐसा एग्जांपल लिया था, मैं दूसरे भी एग्जांपल से आपको कुछ आगे के इसी क्लास के वीडियोस में आपको बताते चलूँगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम हमने रखे हैं, हम लोग का था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला जो हमारा मेथड है वो है डिवीज़न मेथड, तो उसको आप ध्यान से देखना, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। डिवीज़न मेथड बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही होता है। डिवीज़न मेथड बिल्कुल उसी की तरह होता है। शर्त क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो हमारा नंबर क्या था, हम लिख देते हैं एक बार फिर से। इसमें आप उसमें 4 अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इसमें चारों को एक में रख के करना होता है ऐसे। ये और इजी होता है। कैसे इजी होता है, अब आप यहाँ पर कोई एक नंबर चूज़ करोगे, सपोज़ करो 2। मैंने तो क्या बोला था, सबसे छोटा चूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे 2 लिख लो। अब ये चेक करो कि 2 लिखने के बाद कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से कट रहा है। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, 20 आता है 10 बार में। बाकी जो नहीं आ रहा उसको एज इट इज़ लिख दो, आप उसको टच भी नहीं करना है। फिर अगले पे चले, फिर 2 लिखे क्योंकि अभी भी कट रहा है 2 से। तो अब ये हो गया 3 बार में कटा, ये 5 बार में। फिर आप क्या करो, फिर से आप लेके चलो 2 से। तो अब देखो 2 से कुछ नहीं कट रहा है, अब 3 से कटेगा। तो 3 को ले लो, 1 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर आप अब 3 ले लो क्योंकि 3 से भी 9 कट सकता है। 3 से 9 कट गया 3 बार में। 5 नहीं कट रहा है, ये भी 5 नहीं कट रहा है, और 1 को तो अब काटना ही नहीं है क्योंकि 1 आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब 3 के टेबल में फिर यहाँ पे ले लिया 1, 5, 5। अब देखो आप ध्यान से, अंतिम बचा 5 5 1 1। अब ये सिर्फ एक 5 के टेबल में ये चला जाएगा पूरा 1 1 1 1, बस यही हमारा हो गया। अब हमारा इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम। लिखने के बाद जितने नंबर्स आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये बहुत इजी तरीका होता है।
एलसीएम निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में और डिवीज़न मेथड में मुझे ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका नाम है डिवीज़न मेथड, इसका नाम है डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180, 180, 180 सही है ना। 4 36 36 5 ज़ा 180 आ रहा, हाँ, तो ये हो गया इसका 180। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि डिवीज़न मेथड में इसका आंसर ऐसे निकलेगा 180। इस तरीके से करके इसका सबका एक साथ रख के इसका एलसीएम निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और उसके बाद उसको एक साथ रख के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ओह शिट, एक गलत हो गया, एक 3 मैंने छोड़ दिया ना, इसलिए इसका आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा था। तो मुझे लगा भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो कुछ नहीं, इसमें मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक, तो 3 0 0 3 8 24 का 4 2 3 1 3 3 5 540। इसका आंसर क्या आ गया 540। 540 जो है इसका एलसीएम है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया हमें कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ 2 मेथड से निकालते हैं, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। वैसे ही एलसीएम भी 2 मेथड से निकालते हैं, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड इसको कहते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन इसके पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये सारा क्लियर हो गया, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ इस पूरे लेसन में जो जो टॉपिक्स होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। एक लास्ट पॉइंट मेरा ये बचा है कि ऐसा कई बार होता है कि आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपको उसका एक एलसीएम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बिना कुछ सॉल्व किए हुए आपको उसका एचसीएफ भी निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूला को समझ लो। और ये जो फार्मूला होता है ये हमेशा लगेगा कब, जब सिर्फ 2 नंबर्स की बात की जाए। जैसे यहाँ पे 4 नंबर्स थे, उसका एलसीएम निकालना था, तो उसके लिए नहीं है। उसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, तो मैं दोनों को यहाँ लिख लूँगा। सपोज़ करिए 3 और 9, 3 और 5 को ले लेता हूँ मैं। अब 3 और 5 दोनों का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा। मैं डिवीज़न मेथड निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2 एक बार मैंने फिर गया यहाँ बच्चा, ये इसका 1 हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। अब मुझे बोला है कि इसका एलसीएम भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये रूल अप्लाई होता है, इन चारों में कोई भी चीज़ गायब रहेगा तो ऐसा ही करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उधर एक अकेला होगा, या कई बार ऐसा होता है इधर दोनों होता है, इधर कोई एक अकेला होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर जो अकेला होगा उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। वैसे ही अभी यहाँ जो अकेला है उसको इधर ले आएंगे नीचे और डिवाइड कर देंगे इससे 15 से, तो जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 15 हो गया। इस तरीके से क्लियर हो गया कि जब 2 नंबर्स हों और उसका अगर मान लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ निकालना हो आपको, तो इस तरीके से क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आज जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिए थे इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो सारे आपको क्लियर हुए होंगे अच्छे तरीके से। और मेरे लिए मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग को सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर कराना, जिससे आगे चल के आप लोग को जब स्कूल खुलने वाला हो और जब खुल जाए स्कूल, तो आप लोगों को कहीं से भी कोई टेंशन ना हो, दिमाग के ऊपर बर्डन ना हो कि अरे अभी स्कूल खुलने वाला है, अब हम लोग को पढ़ाई करनी कैसे करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करने के लिए अभी से क्लास स्टार्ट कर दिया मैंने। और मैं चाहता हूँ, एक आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरी आप मतलब बातों को मानोगे और इस चीज़ को प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे। आप अपने घर में आसपास कहीं से भी आप कोशिश करके अपने स्कूल से कांटेक्ट करके आप बुक को परचेज़ करिए। बुक परचेज़ करने के बाद आप इन लेसन्स को मेरे वीडियो से को देखकर पूरा अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप उस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, सारे लेसन्स के कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण मैं बनाने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा हूँ इस टाइम। कुछ मतलब कह लीजिए कि रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास उतने अच्छे अभी इस टाइम पे।
तो इन फ्यूचर हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे। बट अभी क्या हो रहा है कि मेरे साथ, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन का भी अभी मतलब तुरंत से क्लियर हो पाए। पर कुछ ही समय में आपको मैं उसके ऊपर भी वीडियो दूंगा, ये मेरा एक अश्योरेंस है आपके लिए। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, और आशा करता हूँ कि आज के सारे टॉपिक्स आप सभी को क्लियर हुए होंगे। और इसी तरीके के टॉपिक्स को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाइए। कोशिश करिए कि आपके क्लासमेट्स जितने भी हैं आपके स्कूल के, वो सारे इस वीडियो को देखा करें और समझें इस वीडियो को कि क्या मैंने इस वीडियो में कहा है। और आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे, तो कोशिश करिए अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे बड़ा इंकरेजमेंट होता है मुझे। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस इतना ही। और यही चीज़ हम लोग के लिए है, और कुछ नहीं है। अगर हम लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। और बस इतना ही प्यार आप सबका मेरे ऊपर बना रहे, और मेरा प्यार तो हमेशा आप लोग के लिए रहेगा ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।